नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 15 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आज हम सुबह में एक वीडियो अपलोड किया है आंसर राइटिंग से संबंधित कि आंसर राइटिंग आपको कब शुरू करना चाहिए। हमारे अंदर एक डाउट हर वक्त रहता है कि हम आंसर राइटिंग को कब चालू करें, फर्स्ट डे से ही चालू करना चाहिए या फिर मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लूँ तब चालू करना चाहिए। तो उस वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस किया गया है कि आपको आंसर राइटिंग कब चालू करना चाहिए और कहाँ से आप चालू कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। है तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने में पहला जो पेज है आपका इस न्यूज़पेपर का, उसमें आपको एक भी न्यूज़ नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये जो सरकार के द्वारा जो ये नदियों को जोड़ने का, नदियों को चीज़ें करने का, संरक्षण पहुंचाने की जो योजना चल रही थी, तो कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे लिंक परियोजना जो चल रही है, नदियों को लिंक जोड़ो परियोजना, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ऐसे इसमें कुछ खास है नहीं, इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, ये नेक्स्ट आर्टिकल एक चीज़ है कि जून तक जो है ना वो चार्जिंग स्टेशन का बन जाएगा, जिससे क्या होगी कि इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा वाहन है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो वाहन चलता है, उससे क्या होगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। देखिए, चार्जिंग जिस तरह से हमें पेट्रोल डलवाने के लिए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप मिल जाता है, उसी तरह से यदि चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा तो लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदना चालू कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदना जब चालू कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पर्यावरण को क्या होगा, बचत होगी। मतलब पर्यावरण, मतलब कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड कम खपत होगा तो पर्यावरण का सुरक्षित हो गया, संरक्षण किया जाएगा। दूसरा चीज़ है, दूसरा जो पॉइंट है वो है कि हम आयात जो करते हैं, क्या आयात करते हैं, तेल, कच्चा तेल जो हम आयात करते हैं, वो कच्चे तेल का आयात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कच्चा तेल का आयात कम हो जाएगा, ठीक है। और सारे पॉइंट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक वाहन आने से क्या होगी कि प्रदूषण कम होगा, तो प्रदूषण कम होगा तो स्वास्थ्य सेट पे भी प्रभाव कम पड़ेगा। उसके बाद आयात यदि कम होगा तो महंगाई पे भी कम होगा, महंगाई भी कम होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बेनिफिट होती है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, राइट। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो यही चीज़ें इसमें दिया हुआ था, ये चार्जिंग स्टेशन से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी एक भी आर्टिकल आज न्यूज़ में नहीं है। ये वाला इस पेज में भी नहीं है, तो पॉलिटिक्स वाला है, इसको तो हम छोड़ के ही चलते हैं। इस पेज में देखिए कि अभी जो पिक्चर आया है, जो कश्मीर इशू को लेके आया है, ठीक है। कश्मीर में जो इशू और जिस तरह से वहाँ के जो कश्मीरी पंडित पे जो अत्याचार हुआ था, वो मामला आया है। देखिए, मेरा एक ही कहना है कि यदि आप यूपीएससी का स्टूडेंट है तो आप इस कंट्रोवर्सी में मत देखिए। बहुत सारे वीडियो अभी आएंगे, ये हुआ, ये हुआ, तो ये सारी मसला है। यदि आप यूपीएससी का स्टूडेंट है, इसमें आप यदि देखना चाहो तो देख सकते हो कि उसमें क्या है, लेकिन कंट्रोवर्सी में मत फंसिए। आपको देखने की भी ज़रूरत है। तो ये जो कंट्रोवर्सी क्या होता है, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा खपाने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं कि अभी इस मूवी के बारे में आप बैठ के पढ़ना चालू करिए, अरे मेरा तो सेकुलरिज्म का ये है, आप किसी धर्म के प्रति ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। ये देख रहे हैं, राजनीति बयानबाजी जारी हो गई है, तो ये आप न्यूज़ में कुछ दिन चलेगा, तो इससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि खुदरा महंगाई में 7 महीने पे शीर्ष पर है। मतलब जो महंगाई दर है ना, वो खुदरा महंगाई दर वो कितना है, 6.7%। और थोक जो है वो 13.11% तक पहुंच चुकी है, राइट। तो अब हम देखते हैं खुदरा महंगाई दर कैसे क्या होता है और थोक महंगाई दर क्या होता है, ठीक है। इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए नोट्स में चलते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं खुदरा महंगाई दर। खुदरा महंगाई दर को हम बोलते हैं सीपीआई, ठीक है। सीपीआई मतलब कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई होता है। यह जो होती है वो खुदरा विक्रेता पे होती है। जैसे आपने कोई पेन खरीदने गए या फिर आपने आलू खरीदने गया, तो आप जो आलू का रेट लोगे ना, वो होता है खुदरा, ठीक है। खुदरे बाजार में जाते हो तो इसमें जो परिवर्तन का जो मापता है उसको हम बोलते हैं सीपीआई के द्वारा मापा जाता है। तभी पता चलता है कि एक्चुअली कितना बढ़ा है और कितना घटा है। यह इसमें जो चयनित होते हैं वस्तु और सेवा, इसके अंदर दोनों ही आते हैं, वस्तु भी आता है और सेवा भी आता है, राइट। वो खुदरा मूल्य के स्तर को बढ़ाता है, बदलाता है, इसको इसमें मापा जाता है। इसके 4 प्रकार है, सीपीआई के 4 प्रकार है। पहला प्रकार को बोलते हैं औद्योगिक श्रमिक के लिए सीपीआई। दूसरा प्रकार को बोलते हैं कृषि मजदूर के लिए सीपीआई। तीसरा को क्या बोलते हैं, ग्रामीण मजदूर के लिए सीपीआई। और चौथा को बोलते हैं सीपीआई ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, मतलब सबका लेके, ओके। तो ये जो पहले जो 3 है, 1 2 3, मतलब कि ये वाला औद्योगिक श्रमिक वाला, कृषि वाला और ग्रामीण मजदूर वाला, इन सभी को जो निकाला जाता है, किसके द्वारा निकाला जाता है, वो है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है।
ये याद रखेंगे, क्वेश्चन यूपीएससी यहीं से पूछेगी। और वहीं जो चौथा नंबर पे है सीपीआई ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, उसको निकाला जाता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है, उसके द्वारा ये निकाला जाता है। उसके अंतर्गत जो सांख्यिकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ठीक है, CSO, वो निकालती है, राइट। तो ये याद रखेंगे। ये पहले 3 का कौन निकालती है? पहले 3 का निकालती है श्रम ब्यूरो, लास्ट का जो ये वाला है इसको निकालती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ये सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका जो बेस वर्ष होता है, बेस वर्ष मतलब आधार वर्ष, आधार वर्ष क्या होता है? 12 होता है। अब आपके क्वेश्चन आया होगा आपके मन में कि आधार वर्ष होता क्या है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आधार वर्ष मान लीजिए कि जैसे चल रही है 1 2 3 4 5, आपने क्या अपनी पढ़ाई नवंबर से स्टार्ट किया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और आप मार्च में हो। आपने जब नवंबर में यदि एग्ज़ाम दिया तो इस एग्ज़ाम के दौरान आपका जो नंबर आया वो नंबर आया था 20 नंबर 100 में से 20, ओके। वही दिसंबर में आया आपको 25 नंबर 100 में से, आपने पढ़ाई किया तो बढ़ा। वहीं जनवरी में 30 नंबर, मतलब ये बढ़ता गया जो भी क्रम है, ओके। अब ये फरवरी में भी आपका आया 40 नंबर मान के चलिए, ठीक है। अभी आपने एग्ज़ाम दिया था उसके अंतर्गत आपका आया था कि आपने सीधा 60 नंबर आ गया आपका, ओके। ये 100 में से 60 नंबर आया। तो इसके अंतर्गत आपको क्या होता है कि मान लीजिए कि आधार वर्ष हमने माना कि आप मेरे पास कोचिंग ज्वाइन किए थे नवंबर में, तो मैं आपका जो ग्रोथ है, एक्चुअली जो रियलिटी ग्रोथ है कि आपका कितना ग्रोथ हुआ है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको पहले 20 नंबर आता था, अब 60 नंबर आता है। तो मैंने क्या किया, 60 में से 20 को माइनस किया, तो मैं बोलूँगा कि 40 नंबर का क्या है आपका ग्रोथ हुआ है। तो मैंने आधार वर्ष किसको मान लिया? किसी एक को मान लिया। अब मैंने आधार वर्ष यदि जनवरी को मान के चलूँगा तो जनवरी में आता है आपको 30, अभी आ रहा है 90 और 60, तो आपकी कितनी की ग्रोथ हुई? तो आपकी 30 की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो आधार वर्ष किसी वर्ष को एक को मान के और वर्तमान वर्ष से उसका जो तुलना किया जाता है और जो आंकड़ा निकाली जाती है कि कितनी बढ़ोतरी हुई है कितनी घटी है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? आधार वर्ष बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हमने देख लिया खुदरा जो सूचकांक है उसको देख लिया था। अब हम देखते हैं, अब हम देखने की कोशिश करते हैं खुदरा के बाद, एक मिनट ना, पेन चेंज कर लेते हैं। खुदरा के बाद हम देखते हैं कि थोक विक्रेता सूचकांक। थोक मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक बिस्किट है पार्ले जी, आप भी खाए होंगे कभी, पार्ले जी है, तो पहले पार्ले जी का क्या उत्पादन होगा? मैन्युफैक्चरिंग होगा। उसके बाद पार्ले जी को कहाँ पे भेजा जाएगा? थोक विक्रेता के पास भेजा जाएगा। उसके बाद वो रिटेलर को भेजेगी, उसके बाद वो कंज्यूमर को बेचा जाएगा, फिर जाके आप यहाँ से खरीद सकते हो इस दुकान से। आप सीधा बिस्किट खाने के लिए क्या आप कंपनी में सीधा जाके आप खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं, ठीक है, आप इन प्रोसेस के थ्रू जाके खरीदते हैं, राइट। तो इस मामले में जो है, इस थोक में जो इसका होता है, मुद्रास्फीति को मापा जाता है, उसको ही बोला जाता है थोक बिक्री पे, ठीक है, थोक बिक्री पे। तो उसको मतलब ये फर्स्ट पॉइंट होता है। सेल का क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट। अब उत्पादन यहाँ से हुआ, कंपनी से सीधा फर्स्ट जगह पे जो जाएगा, यहाँ पे यदि रेट बढ़ता है और घटता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, ये जो शामिल होती है। इसको किसके द्वारा किया जाता है? इसको वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार द्वारा इसको जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। ये मुद्रास्फीति के संकेतक है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, ठीक है, उसको इन्फ्लेशन भी कहते हैं, महंगाई भी कहते हैं, मुद्रास्फीति भी कहते हैं, आप कोई भी पॉइंट कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट सेल होता है, फर्स्ट बिंदु होता है जहाँ पे हम सेल करने के लिए जाते हैं। इस सूचकांक का कुछ आलोचना भी होता है, क्योंकि आम जनता के थोक जो उपलब्ध नहीं होती है ना, आम जनता तो आप सीधा सीधा थोक मूल्य पे नहीं खरीद सकते। तो मान लीजिए कि थोक मूल्य यदि सस्ता भी है तो आम लोगों को क्या फ़र्क पड़ने वाला? आम लोगों को तो ये देखेगा ना कि CPI महंगा है, तो CPI का प्रभाव पड़ता है ना, नहीं, तो ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद 2017 में इसको WPI को आधार वर्ष जो है 2004 से 5 से बदल के अब क्या कर दिया गया है? 11-12। तो अब याद रखेंगे इसका जो आधार वर्ष है कितना है? 11-12 है, और CPI का जो आधार वर्ष है वो 12 है, ठीक है। इस चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया मुद्रास्फीति से संबंधित। तो 2 सूचक होता है, एक होता है WPI, एक होता है CPI। चलिए अब आर्टिकल की ओर, न्यूज़पेपर की ओर लौटते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो है चांदी के आयात में जो वृद्धि हुई है। अब इसमें ना हम कुछ चीज़ें वर्ड समझेंगे, एक आयात समझेंगे, ठीक है। आयात क्या होता है? व्यापारी घाटे क्या होता है?
आयात जो होता है कि मान लीजिए दो चीज़ें होती है कि जैसे हम हैं, ठीक है, भारत, एक हो गया यूएसए। जब हम किसी चीज़ को यूएसए से भारत में मंगवाते हैं तो इसको हम बोलते हैं आयात। मतलब आयात मतलब आना, ठीक है, और से आना, ठीक है, आयात। निर्यात हम बोलते हैं यदि हम भारत के किसी चीज़ को कहाँ पे जाके बेचेंगे, यूएसए में जाके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निर्यात। निर्यात। तो ये दो वर्ड को आप ध्यान में लिखेंगे कि आयात मतलब कहीं से दूसरे देश से सामान को अपने देश में मंगवाना, उसको बोलते हैं हम आयात। और अपने देश के सामान को दूसरे देशों में बेचना, जाके बेचना, उसको हम बोलते हैं निर्यात। मतलब हमने दूसरे देशों को, दूसरे देशों को बेचा। उसके बाद व्यापारी घाटा क्या होता है? व्यापारी घाटा ये होता है कि देखो, एक ने आपने कितना आयात किया, आयात और निर्यात। आप यदि ज़्यादा आयात करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं तो आपको क्या होगा, घाटा होगा। सिंपल समझिए ना, आप 100 रुपये का कमाई कर रहे हैं, ठीक है, और 50 रुपये 100 रुपये का खर्चा कर रहे हैं और 50 रुपये कमा रहे हैं आप, तो आपको 50 रुपया तो नुकसान ही हुआ ना। तो वही चीज़ है कि हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, व्यापारिक घाटा बढ़ेगी। समझ गए? इससे क्या होगा, व्यापारिक घाटा बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये है, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स में ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट जानना होता है। यदि आपने इकोनॉमिक्स का टर्मोलॉजी समझ में आ गया ना आपको, तो आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो टर्मोलॉजी का ही खेल होता है यूपीएससी के अंदर। एक होता है कि साइबर अपराध कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का उपयोग। जो साइबर अपराधी है ना, वो क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी चलती है क्रिप्टो करेंसी। तो क्या होती है, देखो क्रिप्टो करेंसी क्या है, यह एक डिजिटल करेंसी है। ये वर्चुअल नहीं है, आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा, यह एक डिजिटल है। इसमें लेन देन से संबंधित जानकारी को कूटीबद्ध मतलब कोडिंग के तहत, कोडिंग जो होता है ना, कोडिंग के तहत ही इसको तकनीक को विकेंद्रीकृत डेटाबेस पे सुरक्षित रखा जाता है। यह एक किस पे रखा जाता है, डेटाबेस पे, एक कंप्यूटर का डेटाबेस पे ही इसको रखा जाता है। इसमें क्या होता है, किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक है इसको मान्यता नहीं प्राप्त है, ठीक है। इसलिए भविष्य में इसकी जो वैधता है उसको लेके संकट है। लेकिन बाद में ये चीज़ें है कि इसको अभी भारत भी चाह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी लेके आया जाए, और इसकी ट्रेंड चल रही है। विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन है, ये याद रखेंगे। क्रिप्टो करेंसी का आपने देखा होगा, बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा, वह भी एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी का एक टाइप है, राइट। उसी तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद है ये करेंसी जो है, ये जो करेंसी है, इस करेंसी को मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वित्तीय लेन देन में बैंक या अन्य बिचौलिए की भूमिका को कम समाप्त करना। अब देखिए अब क्या होता है, मान लीजिए कि आप हमारे पास पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने मुझे फीस पे किया, तो ये जो पैसा मेरे पास आया, तो इस बीच में कौन था, बैंक था। बैंक से ही तो ट्रांजेक्शन हुआ है, तो बीच में तो बैंक आ गया ना, बिचौलिया तो आ गई। अब हमारे और आपके बीच में क्या कांटेक्ट होता है, इसके बीच में कौन है, बैंक है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। आपने मुझे क्रिप्टो करेंसी भेज दिया, ओके, आपने मुझे क्रिप्टो करेंसी यदि भेज दिया तो मैं सीधा ट्रांजेक्शन का पारदर्शिता होता है, बीच में कोई नहीं होता है। तो इस क्रिप्टो करेंसी को इसी के लिए लाया गया है। ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है, ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा सत्यापित होता है, ठीक है, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से ही करता है, और यह एक डेटाबेस के थ्रू होता है। अब हम देखते हैं ब्लॉकचेन तकनीक क्या होता है, ठीक है। ब्लॉकचेन तकनीकी जो होता है वो विकेंद्रीकरण, जो वही खाता होता है, मतलब वही खाता मतलब लेन देन के लिए जो वो रखते हैं, लेजर जो बनाते हैं, ठीक है, उसके विनियमन से संबंधित जानकारी को रखता है, किसके थ्रू, कोडिंग के थ्रू, ठीक है। किसने कितना लिया, किसने कितना डाटा डाला, तो ये ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा ही जुड़ा रहता है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ये जो है ब्लॉकचेन जो है वो आंकड़े को क्या करता है, अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरण करते हैं, एक दूसरे जगह पे भेजते रहते हैं, ओके। और ये परिवर्तनीय नहीं होता, इसमें कोई भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप इसमें हो गया तो इसको हम डाटा को डिलीट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये पारदर्शिता रहती है, इसमें आपको लेना पड़ता है। वही चीज़ है ब्लॉकचेन तकनीक में, एक बार यदि लेन देन हो जाता है तो यहाँ से हटाया जा सकता है, लेकिन ना तो हटाया जा सकता और ना ही इसको संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते इसमें, ओके। तो ये चीज़ें आपको नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसके माध्यम से इसको लेन देन ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा रखा जाता है। इसे संपूर्ण जानकारी जो है उसको सुरक्षित रखा जाता है। आप इसमें कंप्यूटराइज सुरक्षित रहता है, और यह एक कंप्यूटर बेस होता है, ना कि किसी बॉय खाता पे लिखा होता है, ठीक है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है।
देखिए ये एडिटोरियल है, ये न्यूज़ उससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल भी राजनीति है, ये भी राजनीति है। एक आर्टिकल एडिटोरियल जो है, एक एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें डिस्कस में ये चीज़ें हैं इस एडिटोरियल के अंदर कि जागरूकता उपभोक्ता है, ठीक है विकास की प्रतीक, मतलब जागरूकता उपभोक्ता ही विकास का प्रतीक होता है, ये इसका हेडिंग है। इसमें बातें की गई है पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की गई है। एक्चुअली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है, देखिए हमारे यहाँ पर ना 3 तरह की अर्थव्यवस्था चलती है। एक होता है समाजवाद, समाजवादी, एक होता है पूंजीवाद, पूंजीवादी, एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवाद में क्या होता है, बाजार पे कंट्रोल किसका होता है, सरकार का। सरकार का क्या होता है, बाजार पे कंट्रोल रहता है, बाजार में सरकार का कंट्रोल होता है, सारे काम सरकार करती है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार का कंट्रोल नहीं होता है बाजार पे। बाजार का जो कंट्रोल होता है वो बाजार की कस्टमर जो होता है, उपभोक्ता, उपभोक्ता के रुचि के हिसाब से होता है। ये इस उपभोक्ता क्या पसंद करते हैं, क्या मांग करते हैं, मांग के हिसाब से क्या होता है, रेट ऊपर नीचे होता है। यदि मान लीजिए किसी भी वस्तु का मांग बढ़ेगा, मांग यदि बढ़ेगा तो प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। मांग बढ़ने से प्राइस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये उपभोक्ता पे चीज़ें लगाया जाता है कि मांग बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार के पास भी कंट्रोल रहता है और बाजार के पास भी कंट्रोल रहता है। जैसे देखो बहुत सारे मामले में सरकार के पास ही कंट्रोल है, ठीक है, और रेलवे में देखिए सरकार के पास ही कंट्रोल है, ओके। इस तरह की चीज़ें होती है। अब इसमें जो राइटर बात कर रहे हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फोकस करके ही बात कर रहे हैं। इसमें बात की जाती है कि सारी चीज़ें छोड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा कि उदारीकरण का जो अवधारणा आया था, ठीक है, उदारीकरण के अवधारणा के बाद ये चीज़ें और ज़्यादा ट्रेंड में आ गई, राइट। वैश्वीकरण उदारीकरण की संकल्प में जो उपभोक्तावादी है संस्कृति को प्रोत्साहन दिया गया। उपभोक्तावादी संस्कृति को प्रोत्साहन इसलिए दिया गया कि बाजार क्या हो गई, प्रतिस्पर्धात्मक हो गया, मतलब यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया। अब इसको देखो, पहले क्या होता था कि जियो जब नहीं था तो एयरटेल, वोडाफोन, बहुत सारे कंपनियाँ थी, तो 1 GB डाटा आपको मिलता था 200 रुपये में, राइट। लेकिन जब जियो आई तो देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रहा है। इस प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, मुनाफाखोरी, काला बाजारी, ये सब सारी चीज़ें आता है। एक आवश्यक वस्तु के रूप में बाजार को स्थापित किया जा सकता है। बाजार में क्या होता है, एक वस्तु है जिसके रूप में ही हम स्थापित करते हैं। उपभोक्ता के संरक्षण यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा में होता है। यहाँ पे कंपटीशन होता है। कंपटीशन में ये होती है ना कि दाम को कम रखने के लिए क्वालिटी को नीचे रख दिया जाता है, राइट। तो कस्टमर क्या है, उतना जागरूक नहीं है हमारे यहाँ पे। तो जागरूक कस्टमर नहीं रहेगा तो उनको पता नहीं रहेगा कि इस वस्तु के अंदर क्या वह मापदंड को पूरा किया गया है जो उनका डिमांड है, वो समझ नहीं पाते, ठीक है। तो इसलिए इनको उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए उपभोक्ता अदालत जन्म हुआ था, ठीक है। आपने समझा ना, जब कंपटीशन होता है, जब क्या है यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि प्राइवेट कंपनी आगे करती है, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, ठीक है। अब कंपटीशन है तो इसमें क्वालिटी नीचे ना चली जाए और उपभोक्ता का संरक्षण पहुंचाने के लिए एक अदालत की जन्म हुई। इस अदालत में ना अमेरिका के जो राफेल नाडेल जो थे, उनके नेतृत्व में इसका आरंभ किया गया था। ये कब आरंभ होता है, यह आरंभ होता है 15 मार्च 1962 को। 15 मार्च 1962 को अमेरिका में उपभोक्ता संरक्षण संबंधित विधेयक को मंजूरी दी गई थी। ये याद रखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण को कब दिया गया था, अमेरिका के अंदर 15 मार्च 1962 को। वही भारत में इसको कब दिया गया था, भारत में जो इसको लागू किया गया था वो 1986 में, 1986 में इसको भारतीय उपभोक्ता लाया गया था। उसमें बाद में संशोधन हुआ था 93 में और 2002 के अंदर इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र क्या करती है, संयुक्त राष्ट्र 15 मार्च से, ठीक है, 15 मार्च 1983 से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाती है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसमें इसलिए किया गया क्योंकि बाद में जाके भारत में अभी जो वर्तमान में है इसमें संशोधन करके संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया है, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया है, इससे संबंधित ही है। चलिए, ये 3 स्तरीय चीज़ें दिया गया है केंद्रीय, उसमें संरक्षण किया जाएगा। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण जो है वो 2019, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 2019 वाला जो अधिनियम है उसको। हम ये अधिनियम, इसमें आप देखिए
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमने चर्चा ही किया था। यो उपभोक्ता संरक्षण पहले भारत का ये जो पुराना था वो 1986 में लेके आया गया था, बाद में इसको संशोधित किया गया था, राइट। उसके बाद इसमें त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद को निवारण तंत्र माना गया है। मतलब उपभोक्ता जो होगा, उपभोक्ता के लेके जो संरक्षण के लेके होगा, तो निवारण तंत्र भी तो बनाया जाएगा। इसमें 3 स्तर का है, एक है राष्ट्रीय स्तर का, एक होता है राज्य स्तर का, एक होता है जिला स्तर का, तो 3 स्तर है, ठीक है। तो इसके लिए आप इस तरह का डायग्राम बना सकते हो, राइट। जब आप इस तरह का आपको दिखाना होगा तो इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं जिला, ठीक है, इसमें जिला लिख सकते हैं, इसमें राज्य लिख सकते हैं, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर। इस टाइप का यदि आप डायग्राम अपने आंसर राइटिंग में लिखते हैं ना, तो आपकी आंसर राइटिंग की क्या होती है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, आपको +1 नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब आप डाटा यूज़ क्या करिए, राइट। तो ये तंत्र था। उसके बाद है इस जो अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता है कि एक इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण के पास क्या होगा, निम्न अधिकार होगा। क्या क्या निम्न अधिकार हो सकता है कि उपभोक्ता के अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है और संस्थाओं द्वारा जो की गई शिकायत है उसकी जांच करना। उसके बाद है असुरक्षित जो वस्तुएं हैं और सेवा है उसको वापस लेने के लिए उचित कार्रवाई करना। अब मान लीजिए कि कोई भी ऐसा चीज़ बना दिया गया, ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए है, इससे क्या होगा कि हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, तो ये जो शिकायत है, शिकायत मिलेगी और ये जो प्राधिकरण है, संरक्षण प्राधिकरण है, ये जो संगठन है, ये संगठन क्या करेगा, इसको वापस लेने के लिए कंपनी के पास दबाव डालेगा और कंपनी मार्केट से वापस मंगवा लेगा। उसके बाद है भ्रमित तो हमारा जो विज्ञापन होता है, ऐसा विज्ञापन आपने यूपीएससी में भी सुना होगा कि 100% यूपीएससी निकालने की गारंटी। अरे भैया वो 100% कभी नहीं होता, यहाँ पे रिजल्ट ही 1% है, तो 100% कहाँ से चांस हो जाएगा। ये सारे चीज़ें क्या होती है कि आपको भ्रमित करती है, आप वहाँ पे क्या होते हैं, अब चले जाते हो, पीछे खींच जाते हो। इस टाइप की जो विज्ञापन होता है उसको रोकने की सरकार काम करती है। उसके बाद भ्रमित जो विज्ञापनों के जो निर्माताओं हैं और प्रसार जो करते हैं उन पे जुर्माना भी लगाया जाता है। आप इस तरह का लगाएंगे तो जुर्माना भी लगाया जाएगा, ठीक है। आप ये दवा खाओ 1 दिन में ठीक हो जाओ, ऐसे करके आप देखोगे बहुत सारा, तो उनसे आप दूर ही रहे, ठीक है, क्योंकि इस तरह का विज्ञापन जो होता है वो सही नहीं होता है। उसके बाद है इस अधिनियम में आप देखेंगे कि 1986 में जब अधिनियम बना था, इन समय ना ऑनलाइन की उतनी ज़्यादा क्या नहीं थी, ऑनलाइन नहीं हो रहा था चीज़ें। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ई-कॉमर्स को अपनाते हैं, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा ई-कॉमर्स कंपनी पे जब हम जाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हर बुक को हम देखते हैं तो आजकल कोरियर मंगवा लेते हैं। तो ये सारे चीज़ें के लिए सरकार के द्वारा एक चीज़ें जोड़ना पड़ा, वो है कि सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण मतलब ई-कॉमर्स नियम 2019 में लागू किया गया था, ठीक है। इसमें ये चीज़ें कहा गया था कि ई-कॉमर्स जो इकाई है वो अपने मूल जो देश है, मूल के देश के जो समेत रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज के लिए वारंटी, गारंटी, डिलीवरी से संबंधित जो शिपमेंट होता है, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीके, ठीक है, भुगतान के तरीकों को सुरक्षा करना। उसके बाद है शुल्क को वापस लेना। इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं उसको पारदर्शिता बनाने की बात की गई थी। नहीं तो आप क्या होता है, आप ये एक प्रोडक्ट मंगा के लिए ए, यदि आपने घर पे आ गया, आपको अच्छा नहीं लगा और वहाँ पे ऑप्शन है कि आप एक्सचेंज रिटर्न नहीं कर सकते, ना ही एक्सचेंज कर सकते। तो ये चीज़ें आप पहले बताओ, आप पहले बताते थे कि एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन बाद में बता रहे हो कि एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें शिकायत निवारण तंत्र में है। इस तरह की खरीद बिक्री पे यदि कोई भी समस्या आती है, ठीक है, कोई भी, एक तो सूचना, उपभोक्ता को सूचना देना प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, खरीदते समय ही, और यदि इस तरह का कोई भी समस्या आती है तो आपको 48 घंटे के भीतर ही इसको निवारण को क्या करिए, ख़त्म करिए, और शिकायत को 1 महीने के भीतर निपटारा करिए। शिकायत पे काम करना चालू करिए और 1 महीने के भीतर इसको ख़त्म करिए। नया अधिनियम के दायित्व जो है इसमें क्या, ये जो है मुआवजा होगा, ठीक है, मुआवजा मिलेगा यदि कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, निर्माताओं पे और विकेंद्रीकरण जो दिया जाता है उस पर। उसके बाद एक क्या क्या परामर्श नहीं है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो नियम है ई-कॉमर्स वाला, उसमें क्या क्या नहीं है। उत्पादन जो दायित्व है उसको नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डिजाइन का दोष, ये सब जो निर्माता दोष, ये सब वारंटी के लिए अनुमति नहीं हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें इसमें डिटेल में दिया हुआ है, राइट। तो इसके इतना ही था। उसके बाद एक चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी था कि इसके अंदर जो मध्यस्थता वाला जो चीज़ें था, निवारण अपील तंत्र में नहीं किया जा सकता है। यदि आप दोनों के बीच में मध्यस्थता हो जाती है तो आप फिर से जाके इसके खिलाफ शिकायत कहाँ नहीं कर सकते हो, न्यायालय में जाके नहीं कर सकते, राइट। निपटारा के लिए कोई भी अपील नहीं हो सकता, अपने हो गया वो हो गया। राज्य जिला के जो आयोग है उसको सशक्तिकरण करने के लिए, ताकि वो अपने आदेशों को लेके एक सक्षम हो,
ओके, इससे क्या होगी कि एक तरलता होगी। उसके बाद हमने बोला था कि अन्य जो विनियमन है क्या करना चाहिए, उपभोक्ता निवारण प्राधिकरण का आयोग होना चाहिए, एक आयोग जो 5 लाख रुपये तक के लिए सुनवाई करेगी, ठीक है। और वेलफेयर होना चाहिए, उपभोक्ता परिषद की बनाने की जरूरत है। इन सारे मामलों को हमने देखा कि इसमें क्या क्या होता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राइट। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये आर्टिकल तो हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल ये चीन वाला है, उतना ज़्यादा नहीं है। इसमें राइटर ये बात कर रहे हैं कि चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है, तो भारत को इसके लिए सतर्क होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो चीन और भारत के बीच में जो गलवान वैली की घाटी को लेकर जो हो रही है, ठीक है, इशू जो चल रही है सीमा विवाद, तो इसी से संबंधित ये चीज़ें यहाँ पे अटकलें लगाई गई थी और चीज़ खत्म किया गया था, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल ये भी राजनीति से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है आर्टिकल। एक आर्टिकल है, ये देख सकते हैं कि 17 साल में मारे गए कितने 579 बाघ को मारा गया, मर चुके हैं, ठीक है। तो राइटर के द्वारा यही कहा गया था, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारे जो वन मंत्री है, ठीक है, पर्यावरण मंत्री है, ठीक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, इन्होंने रिपोर्ट जारी किया है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022। इसमें इन्होंने बताया है कि इसका रेट जो है मरने का तेंदुआ का 2639। देखिए ना डाटा थोड़ा सा ना आपको यदि लगे कि हम मिस्टेक हो रहा है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि सामने लिखा होता है तो फ्लो में जब आप बोलते हो ना तो होता है कहीं पे मिस हो जाती है। मैं कोशिश करता हूँ मिस ना हो, लेकिन कहीं पे मिस हो जाती है तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बाघ जो है 579 मारा गया, तेंदुआ इतना, तो ये आपत्ति जताई गई थी, ठीक है। अब हम इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं कि रिपोर्ट जारी कौन करता है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए ये जो एक मिनट, ये जो स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट है, इसको जो किया जाता है सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट, इसके द्वारा किया जाता है, ओके। सेंटर ऑफ इन्वायरमेंट ये जो है डाउन टू अर्थ एक पत्रिका होती है, वार्षिक पत्रिका, इसमें डाला जाता है। ये रिपोर्ट जो है वो जलवायु परिवर्तन, प्रवास, उसके बाद स्वास्थ्य, खाद्य परियोजना, ये सब सारी चीज़ें केंद्रित होती है इसमें। जैव विविधता, वन एवं वन्य जीव, ऊर्जा, उद्योग, आवास, प्रदूषण और विशिष्ट कृषि, ग्रामीण विकास शामिल इसमें किया जाता है, राइट। ये अनुसंधान कहाँ पे है, ये अनुसंधान नई दिल्ली में है, ओके, नई दिल्ली में इसकी संगठन है। एक चीज़ है सतत विकास को लेके भारत का प्रदर्शन क्या है, इसी से संबंधित है सतत विकास, राइट। सतत विकास मतलब एसडीजी गोल, एसडीजी गोल। तो एसडीजी गोल जो है वो सरकार के द्वारा यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा सतत विकास लक्ष्य बनाया गया था, जिसमें 17 जो गोल रखा गया था, 17 लक्ष्य रखा गया था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको शामिल किया गया था। 192 जो देश है इन्होंने 2030 तक रखा था कि हम सभी पे काम करेंगे, ओके। उसके बाद 2021 में जो रिपोर्ट आया था, भारत जो है ना 192 देशों में 117 स्थान पे है। तो भारत का रिपोर्ट देख सकते हैं कि इतनी थोड़ी सी सही नहीं है, तो इस पर काम करना चाहिए। उसके बाद समग्र जो एसडीजी स्कोर है 100 में से भारत का जो स्कोर है वो 66 है, भारत का स्कोर 66 था, ठीक है। अब भारत में इसको लेके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भूमि और जीवन के मामले में खराब प्रदर्शन है। हमारा जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भूमि और जो जीवन का मामला है, इसमें भारत की सबसे खराब प्रदर्शन किया गया है। अब भारत को जो भूख को समाप्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता, लचीला बुनियादी निर्माण करने के लिए सतत समावेशी औद्योगिकरण को, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक चुनौती हमारे सामने है। भारत में हाल ही में क्या किया गया है, रिपोर्ट जारी किया गया है, भारत के राज्यों का प्रदर्शन देखते हैं। और अभी ने हमने विश्व में ऑल ओवर इंडिया को प्रदर्शन देखा। अब हम इंडिया के अंदर कोई किस राज्य का क्या प्रदर्शन है। तो एसडीजी गोल 2030 का जो लक्ष्य है उसमें जो बिहार और झारखंड ये सबसे नीचे है, ठीक है, इन्होंने नीचे से टॉप किया है, तो ये सबसे नीचे है। उसके बाद एक केरल पहला स्थान पे है, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ये दूसरे स्थान पे बने हुए हैं। तीसरे स्थान पे 3 राज्य है, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड, 4 राज्य है, ठीक है, ये तीसरे स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ पहले स्थान पे है, उसके बाद है दिल्ली, लक्षद्वीप समूह, पौंडीचेरी, ठीक है, वो दूसरे स्थान पे है, और अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पे है। तो ये सारी चीज़ें एसडीजी गोल से संबंधित था। एसडीजी गोल कौन लेके आई थी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लेके आया गया था। कब लेके आया गया था, 2015 में। इसको बोलते हैं यूएनडीपी, ठीक है, इसके द्वारा ये चीज़ें लेके आया गया था।
चलिए आप आर्टिकल की ओर लौटते हैं न्यूज़पेपर में। अब नीचे देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली ये चीज़ें हैं कि रूस और यूक्रेन का इशू चल रहा है, उसमें रूस जो है अब आर्थिक रूप से दिवालिया चलते जाएगा क्योंकि इसका जीडीपी निकलना नीचे जाना स्टार्ट हो गया है। तो हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो आज के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हमने डिस्कस कर लिया आज के न्यूज़पेपर के अंदर। हम 360 डिग्री से डिस्कस करने का कोशिश करते हैं कि 360 डिग्री से आपको सारी चीज़ों को कवर करवाया जाए, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपने यदि आंसर राइटिंग वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।